Yes, friends, after you have completed the illustrations of calls in arrears, calls in advance, we have also studied, how to prepare pro rata table. Now, what we are going to see is the new topic and the most important topic, that is your forfeiture of shares. forfeiture का मतलब क्या होता है? forfeiture का मतलब होता है कि समटाइम्स जब हम अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल मंगवाते हैं, सेकंड कॉल मंगवाते हैं, कोई शेयर होल्डर अगर हमें वो अमाउंट नहीं दे पाया तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। अब वो कॉल्स इन अरियर्स कब तक रहेगा? जब तक वो अमाउंट नहीं दे पाया। बट कंपनी ने शेयर्स इश्यू क्यों करे थे? कंपनी ने शेयर्स इश्यू इसलिए करे थे बिकॉज कंपनी को फंड्स का रिक्वायरमेंट था। अब अगर शेयर होल्डर ने एक ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अब वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे ही नहीं पा रहा है, तो कंपनी उसको मेनी टाइम्स नोटिस भेजती है कि आप अमाउंट पे कर दो, अमाउंट पे कर दो। बट सपोज करो वो अमाउंट पे ही नहीं कर पाता है, तो एट लास्ट कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है कि कंपनी उसके शेयर्स को, जो उसको हमने अलॉट कर रखे थे, वो शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। और सच कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज योर फोरफीचर ऑफ शेयर्स। कंपनी उसके शेयर्स को, जो हमने उसको अलॉट कर रखे थे ना, उन शेयर्स को जब्त कर लेती है कंपनी उससे। दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल फोरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अब जब हम फोरफीचर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, तो अब हमें यह समझना है कि जब भी फोरफीचर ऑफ शेयर्स होगा, तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स के टाइम जर्नल एंट्री कंपनी क्या पास करेगी। तो जब हम बात करते हैं जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर्स, तो आई वांट टू टेल यू, देखो आप सबसे पहले एक बात समझना, जब आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मंगवाते हो तो आप पहले उसको ड्यू कर देते हो। इसका मतलब आप अपनी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके होते हो, बिकॉज आप ये अजम्पशन लेकर के चलते हो कि ये अमाउंट जब हम अलॉटमेंट पर मंगा रहे हैं तो वो तो हमें पे हो ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम अलॉटमेंट के टाइम पर पहले ड्यू की एंट्री में क्या करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब हमने शेयर कैपिटल को पहले से ही क्रेडिट कर दिया। अब अगर वो पर्सन हमें अमाउंट नहीं दे पाया, तो हमारी जब बैंक वाली एंट्री होती है तब हम एंट्री क्या पास कर देते हैं, दैट टाइम वी पास द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो इसका मतलब आपने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर दिया। आपको यह लगा कि शेयर कैपिटल में जो आपने मनी ट्रांसफर करा है वो फ्यूचर में आ जाएगा, इसलिए हमने कॉल्स इन अरियर्स में उसको डेबिट कर दिया। बट अब सपोज करो जब वो अमाउंट आ ही नहीं रहा, आप उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, तो जितने अमाउंट से आपने शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रखा था पहले, अब उसको रिक्वायरमेंट है नहीं, वो तो गलत क्रेडिट हो रखा है। तो हम उस शेयर कैपिटल को फोरफीचर के टाइम वापस से डेबिट कर देंगे। और कितने अमाउंट से डेबिट करोगे आप शेयर कैपिटल को, तो आई कैन से जितने अमाउंट से आपने उसको पहले से क्रेडिट कर रखा था, मतलब आपने एप्लीकेशन मनी के टाइम, अलॉटमेंट के टाइम, फर्स्ट कॉल के टाइम आपने उसको इतनी बार 3 बार क्रेडिट करा, उसके बाद आप फोरफीट कर रहे हो, तो आई कैन से वो 3 बार के जितना भी अमाउंट आएगा उतने से वापस शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगा। तो कहने का इसमें सिंपल मीनिंग है कि कितने अमाउंट से शेयर कैपिटल डेबिट होता है, तो हमेशा अमाउंट कॉल्ड अप से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। तो फोरफीचर के टाइम सबसे पहले तो फर्स्ट मतलब सिंपल एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट विल गेट डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप। अब क्रेडिट क्या करेंगे सर, डेबिट तो कर दिया हमने शेयर कैपिटल को, तो क्रेडिट क्या करेंगे, तो देखो जब आपने अलॉटमेंट मनी मंगाया था, फर्स्ट कॉल मंगाया था, वो नहीं दे पाया था, तो अगर हमने कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर रखा है तो वो पहले से डेबिट था। बट अब जब उन शेयर्स को ही कैंसिल कर रहे हो, तो वो जो कॉल्स इन अरियर्स आपने डेबिट कर रखा था अब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कॉल्स इन अरियर्स को आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे। तो कॉल्स इन अरियर्स कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, तो जितना भी आपका अमाउंट नॉट रिसीव था कंपनी के पास, जो अमाउंट अभी तक नहीं आया हुआ था, वो टोटल अमाउंट से कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट हो जाएगा। और उसके बाद आप एक और अकाउंट लिखते हो, दैट इज कॉल्ड एज टू शेयर फोरफीचर। अब ये शेयर फोरफीचर जो हमने लिखा, ये कितने अमाउंट से लिखेंगे हम, तो ये हम लिखते हैं जितना भी अमाउंट उस शेयर होल्डर ने अभी हमें पे कर दिया था,
वो अब अमाउंट हम हमारे पास जब्त कर रहे हैं, अब वो अमाउंट हम हमारे पास फोरफीट कर रहे हैं, तो उतने अमाउंट से ही शेयर फोरफीचर क्रेडिट हो जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, your journal entry will be always your journal entry will be share capital account debit, क्योंकि शेयर कैपिटल पहले से क्रेडिट हो रखा तो उसको डेबिट कर दिया। कितने अमाउंट से करा? अमाउंट कॉल्ड अप से कर दिया। टू कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स कितने अमाउंट से करा? जो अभी तक उसने पे नहीं करा, जो कंपनी ने रिसीव नहीं करा है, उतने अमाउंट से हमने शेयर कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर दिया। टू शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर में कौन सा अमाउंट? जितना अमाउंट वो अभी तक हमें पे कर चुका होता है। और आई बिलीव आपको ये पता है, कोई बोलेगा सर अगर उसने कुछ भी पे नहीं करा, तो आई बिलीव ऐसा हो नहीं सकता, एप्लीकेशन तो पहले से पे होती है। तो इसलिए शेयर फोरफीचर में जितना भी अमाउंट वो पे कर चुका है वो हम लिख देंगे। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। एक शेयर होल्डर था राम, इसके पास 100 शेयर्स है। कंपनी ने एप्लीकेशन मनी, आप हमेशा ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट हमेशा एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 3, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, ये मान के चलते हैं हम। तो अब एक राम है जिसके पास 100 शेयर्स है। अब वो राम जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन 3 रुपीज का तो दे दिया। अलॉटमेंट मनी हमने मंगाया, उसने पे नहीं करा। हमने फर्स्ट कॉल मंगाया, उसने पे नहीं करा। हमने सेकंड कॉल मंगाया, उसने पे नहीं करा। तो इसका मतलब अभी तक जब उसने अब ये पूरे कॉल्स ही पे नहीं करे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल पे नहीं करा है, तो आई वांट टू से उसके बाद अगर कंपनी सोच रही है कि अब वो राम के शेयर्स को अब हम फोरफीट करेंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? तो सिंपल एंट्री विल भी, पहले तो आप लिख दोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर फोरफीचर। अब शेयर कैपिटल कितने से आएगा? तो आप सेकंड कॉल तक पूरा कॉल कर चुके हो, तो शेयर कैपिटल 10 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 शेयर, 1000 रुपीज आ गया। कॉल्स इन अरियर्स में उसने 3 रुपीज अलॉटमेंट, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज सेकंड कॉल नहीं दिया, तो इसका मतलब 8 रुपीज से आपका कॉल्स इन अरियर्स आएगा। तो 8 इंटू 100 शेयर्स, तो दैट इज 800। अब 2 शेयर फोरफीचर कितने अमाउंट से? जितना अमाउंट उसने पे करा है, तो उसने अभी तक 2 रुपीज ही पे करा था एप्लीकेशन का, तो 2 इंटू उसके नंबर ऑफ शेयर्स 100, दैट इज 200। ये आपकी एंट्री बन गई शेयर फोरफीचर की। अब सपोज करो इसी में मैं आपसे बोलता हूं कि एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 3 रुपीज था। एक शेयर होल्डर राम जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने एप्लीकेशन पे करा, अलॉटमेंट पे ही नहीं करा, और कंपनी ने जैसे अलॉटमेंट पे नहीं करा, अलॉटमेंट के जस्ट बाद ही कंपनी उसके शेयर्स को फोरफीट कर रही है। तो यहां पर अभी कॉल्ड अप कितना होगा? एंट्री तो यही होगी, शेयर कैपिटल 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फोरफीचर। अब यहां पर शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? तो अमाउंट कॉल्ड अप से। अमाउंट कॉल्ड अप कितना आएगा इसमें? तो आई वांट टू से अभी तक हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही मंगाए तो 3 रुपीज के दोनों थे, तो 6 रुपीज का अमाउंट हो गया हमारे पास। तो 6 रुपीज इंटू 100 शेयर, दैट इज 600 से आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा। और 2 कॉल्स इन अरियर्स में उसने अलॉटमेंट 3 रुपीज का नहीं दिया था, तो 3 इंटू 100, 300। और 2 शेयर फोरफीचर उसने हमें 3 रुपीज का ही दे रखा था, तो 3 इंटू 100, वापस से 300 आ गया। पहले वाले अमाउंट्स में थोड़ा सा मैंने आपको जो अभी बताया उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। 3 रुपीज का अगर एप्लीकेशन था तो शेयर फोरफीचर में भी 300 ही आएंगे, और कॉल्स इन अरियर्स में 700 आ जाएंगे। मैंने 800 और 200 बता दिया था गलती से। आप समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं इसमें? तो कॉल्स इन अरियर्स में अमाउंट नॉट पेड आता है, और शेयर फोरफीचर में हमेशा अमाउंट पेड आ जाता है। और शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा? जितने अमाउंट का कॉल्ड अप होगा। चलो, तो ये तो बात कर ली हमने शेयर फोरफीचर की नॉर्मल एंट्री की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो हम एंट्री कर रहे थे जब हमने शेयर्स को पार पर ही इश्यू कर रखा था ना, तो ये नॉर्मल जर्नल एंट्री कहलाती है शेयर फोरफीचर की। बट अगर सपोज करो हमने प्रीमियम पर ओरिजिनली शेयर्स को इश्यू कर रखा है, तो उसके बाद अगर हम शेयर्स का फोरफीचर करेंगे तो एंट्री क्या होगी? तो उसमें 2 केसेस हो सकते हैं, या तो प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल गया, या फिर हमें प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला। आप कोई बोलेगा सर प्रीमियम का अमाउंट मिल गया, प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, मतलब देखो, आपने शेयर्स को इश्यू करना था, 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, 12 रुपीज पर आप इश्यू कर रहे हो, और बाय डिफॉल्ट आपके अमाउंट जो थे, जैसे मैंने बताया, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 3 की जगह भी 2 रुपीज, और उसमें प्रीमियम ऐड हो गया तो 5, और फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में 2 रुपीज है। तो 3, 5, 2, 2 ये आपका अमाउंट है। अब अगर किसी पर्सन ने आपको अलॉटमेंट मनी दे दिया,
तो इसका मतलब उसने अलॉटमेंट मनी दिया, इसका मतलब प्रीमियम भी पे हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम इज रिसीव्ड। तो अगर प्रीमियम रिसीव हो गया मतलब अलॉटमेंट रिसीव हो गया तो प्रीमियम रिसीव हो गया, प्रीमियम रिसीव हो गया तो हम यही सिंपल जो जर्नल एंट्री आप पास करते हो वही जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। बट सपोज करो प्रीमियम नॉट रिसीव, प्रीमियम नॉट रिसीव का मतलब है आपने अलॉटमेंट ड्यू करा बट वो शेयर होल्डर आपको अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दे पाया। अब इसमें जरूरी नहीं है अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम है तो ही भी ये बात हो रही है, अगर फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम है और वो प्रीमियम नहीं दे पाया तो भी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड ही होगा। तो इस टाइम पर क्या होगा, तो इस टाइम पर और कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सी बात ये थी कि जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, जो आपने प्रीमियम पर इश्यू करे उस टाइम पर अलॉटमेंट ड्यू करा, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। बट ये प्रीमियम तो हमें मिला ही नहीं, जब प्रीमियम हमें नहीं मिला और आप इन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो तो जो प्रीमियम आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो उसको आप वापस से क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। सेम लॉजिक है जो शेयर कैपिटल का लॉजिक था। तो आपकी जर्नल एंट्री जो बन जाएगी वो ये बन जाएगी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप से, और कॉल्ड अप का मतलब हमेशा फेस वैल्यू से देखना पड़ता है, तो दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट कॉल्ड अप सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जितने रुपीस से सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले क्रेडिट हुआ था पर शेयर उतने ही पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफीट कर देंगे, उतने अमाउंट से सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। एंड टू वापस से वही कॉल्स इन अरियर्स एंड टू शेयर फॉरफीचर, यही सेम एंट्री आपकी हो जाएगी। बट ये कब होगी, जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा। बट अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो यही सिंपल एंट्री आपको पास करनी है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली पास द एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। चलो तो अब इसके रिगार्डिंग वी विल सी सम इलिस्ट्रेशंस। यस, नाउ लेट अस सी दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 10th। क्या दे रखा है अब आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 10th में, ए लिमिटेड फोरफिटेड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 fully called up of ₹10 fully called up held by Mr. X for non-payment of final call of ₹4 each। अब देखो आपको क्या बताया है कि हम कितने शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, 30,000 इक्विटी शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, ₹10 ईच का है, और क्वेश्चन में बोला है फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब आपने ₹10 पूरे मंगा रखा है, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 4 ईच, मतलब उसने कॉल कितना पे नहीं करा, ₹4 वाला पे नहीं करा। हाउएवर ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 पर शेयर, ठीक है, एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर, तो उसने 2 + 4 ₹6 पे कर दिया, ₹4 पे नहीं करें। दीज शेयर्स वर ओरिजिनली इशूड एट पार, ओरिजिनली इशूड किस पर थे, पार पर थे, प्रीमियम वाली बात ही नहीं आई। गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर, अरे यार बहुत सिंपल जर्नल एंट्री है, क्या जर्नल एंट्री पास करोगे आप, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब इसमें अमाउंट कैसे कैसे आएंगे, तो शेयर कैपिटल में हमेशा अमाउंट कॉल्ड अप से आता है, तो अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर वॉज फुल्ली कॉल्ड अप था, तो ₹10 हो गया, 10 इंटू कितने शेयर्स हैं 30,000, तो 3 लाख रुपीस का अमाउंट आ गया आपके पास। उसने पे कितना नहीं करा था, ₹4 पे नहीं करा था, तो 4 इंटू 30,000 शेयर्स 1,20,000 का आपका कॉल्स इन अरियर्स आ गया, और ₹6 अलॉटमेंट और एप्लीकेशन 2 और 4 ₹6 उसने हमें पे कर दिए थे, तो यानी जब ये ₹6 पूरे पे हो गए थे तो 6 इंटू 30,000 1,80,000 आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट में आ गया। तो आपकी एंट्री बन गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 lakhs, इक्विटी शेयर टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब कोई बोलेगा सर बट बुक में तो ये शेयर फाइनल कॉल दे रखा है, तो देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, ये भी पॉइंट हमें समझने वाला है। दोनों तरीके से हम एंट्री पास कर सकते हैं। जब आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन कर देते हो, ये मैंने आपको इलिस्ट्रेशन नंबर 4 या 5 करवाते टाइम भी ये वाली बात समझाई थी, आई रिमेंबर 4 करवाते टाइम मैंने वाली बात आपको समझाई थी कि जरूरी नहीं होता कि कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन होगा। अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करते हो
तो फोरफीचर के टाइम 2 कॉल्स इन अरियर्स हो जाएगा क्रेडिट में। बट अगर आपने जब अलॉटमेंट रिसीव करना था, फर्स्ट कॉल रिसीव करना था, उस टाइम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करा ही नहीं, तो आप कॉल्स इन अरियर्स की जगह शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल लिख दोगे। बस इतना सा डिफरेंस है। तो मतलब आपकी उस टाइम पर जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स की जगह वी विल राइट शेयर अलॉटमेंट जो उसने पे नहीं करा, या शेयर फर्स्ट कॉल जो उसने पे नहीं करा, एंड टू शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर तो एज इट इज आना ही आना है। तो दिस इज द ओनली डिफरेंस, राइट। तो दैट इज योर इलिस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत सिंपल था, वो आप कर चुके हैं। नाउ लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 11। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में, कि जो हमने शेयर फॉरफीट करे उनको अब हम रीइश्यू करेंगे तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होती है, ठीक है। तो लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 11 नाउ, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में क्या गिवन है, लेट अस रीड दिस। एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 कॉल्ड अप। देखो अब क्वेश्चन में बताया कितना कॉल्ड अप है, 8, ओके। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 ईच, ठीक है। 8 ही कॉल्ड अप था और उसने उस 8 में से ₹2 अभी पे नहीं करा है। तो 8 कॉल्ड अप में से 2 पे नहीं करा, तो बहुत नेचुरल सी बात है 6 पे कर दिया। देखो एप्लीकेशन मनी ऑफ 2 पर शेयर एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ 4 पर शेयर हैव ऑलरेडी बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी। तो देखो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर, अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर टू। देखो क्वेश्चन में बता दिया अब आपको कि जितना भी मनी ड्यू था जो हमें नहीं मिला वो हमने ट्रांसफर किस में कर दिया, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में। तो अब इससे आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन में ऐसा अजम्पशन नहीं दिया है तो हम फॉरफीचर की एंट्री करते टाइम ही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स लिखने की बजाय इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डायरेक्टली राइट शेयर अलॉटमेंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल जो उसने पे नहीं करा। बट अगर पहले से अजम्पशन है तो आप कॉल्स इन अरियर्स कर लोगे। अब कोई बोलेगा सर ऐसा कुछ नहीं है, और जब हम एंट्रीज पास कर रहे हैं स्टार्टिंग से अलॉटमेंट वगैरह वाली, तो हम क्या करें। तो अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करोगे तो एंट्री कॉल्स इन अरियर्स से कर देना, और ओपन नहीं करोगे तो शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल लिख देना। हम हमेशा बेटर होता है शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं, बिकॉज वो अकाउंट ओपन करना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो अभी अगर कॉल्स इन अरियर्स मान के चलोगे तो आपकी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अब यहां शेयर कैपिटल कितने से आएगा, तो कितने शेयर्स हैं 20,000, और कितना कॉल्ड अप है ₹8, तो 20,000 इंटू 8 दैट इज 1,60,000। 2 कॉल्स इन अरियर्स उसने क्या पे नहीं करा, ₹2, तो 2 इंटू 20,000 40,000 वो आ गया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो पे कर दिया होगा तो 160 माइनस 40 विल गिव यू 120, और 6 इंटू 20 डायरेक्टली भी कर सकते हो आप। तो ये तो बात हो गई आपकी शेयर फॉरफीचर की और उसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज की। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, जब भी शेयर फॉरफीचर होगा 2 केसेस ध्यान में, या तो शेयर पार पर इशू है या प्रीमियम पर हुआ। पार पर इशू हुआ तो नॉर्मल एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। अगर प्रीमियम पर इशू हुआ तो वापस 2 केस, प्रीमियम रिसीव्ड और प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव्ड तो सिंपल जर्नल एंट्री जो आप पास करते हो, बट प्रीमियम नॉट रिसीव्ड हुआ तो आपकी एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल हमेशा अमाउंट कॉल्ड अप से आता है जो फेस वैल्यू से देखा जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में उतना ही अमाउंट आएगा पर शेयर जितना सिक्योरिटीज प्रीमियम पे नहीं हुआ था, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड। टू कॉल्स इन अरियर्स में अमाउंट नॉट पेड, और टू शेयर फॉरफीचर में अमाउंट पेड। चलो अब आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट, ओके, so now let us talk about reissue of shares। अब जब हम बात करेंगे कि जो शेयर्स आपने फॉरफीट कर रहे हैं, ठीक है, हमने फॉरफीट या कैंसिल क्यों कर रहे हैं उन शेयर्स को, क्योंकि वो शेयर होल्डर हमें अमाउंट नहीं दे पा रहा। तो अब हम उन्हीं शेयर्स को क्या करेंगे, वापस किसी और इन्वेस्टर को, किसी और शेयर होल्डर को वापस से उन शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज रीइश्यू ऑफ शेयर्स। रीइश्यू करो चाहे इशू करो, एंट्री तो वही रहेगी, पैसा आ रहा है हमारे पास तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होना ही होना है। बट अब रीइश्यू कैन बी डन एट पार, कैन बी डन एट प्रीमियम, और कैन ऑल्सो बी डन एट डिस्काउंट, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी डन एट डिस्काउंट।
but reissue of shares are always done at discount only. Always I want to say 99% केसेस में reissue डिस्काउंट पर ही होता है. अरे बहुत सिंपल सी बात है यार, सेकेंड हैंड चीज हो गई. अब वो किसी और के शेयर्स आप किसी और को दे रहे हो, नॉर्मल इश्यू तो ला नहीं रहे हो आप, तो वो तो डिस्काउंट पर ही जाएगा. तो अब अगर आपने इसको पार पर इश्यू करा तो नॉर्मल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बहुत सिंपल सी एंट्री है इश्यू की भी. अगर पार पर इश्यू करा तो प्रीमियम पर करा तो भी बहुत सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. जैसा आप नॉर्मल एंट्रीज करते हो वही. यहां पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं आएगी बार बार, क्योंकि यहां पर एक ही बार में पूरे अमाउंट के साथ वो रीइश्यू हो जाते हैं. उनमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं होता, डायरेक्टली रीइश्यू होता है फुली पेड, और उस हिसाब से जितना आपने अभी तक कॉल्ड अप करा है उसी हिसाब से. तो इसलिए यहां डायरेक्टली बैंक से शेयर कैपिटल में एंट्री ट्रांसफर हो जाती है. अगर यही शेयर्स हम डिस्काउंट पर रीइश्यू करते हैं तो हमें इतनी सी बात समझनी है कि ये जो डिस्काउंट हम रीइश्यू पर देते हैं, ये डिस्काउंट जो हमने शेयर को फोरफीट करते टाइम जितना पहले से प्रॉफिट पर शेयर कर रखा था उतने से ही ये डिस्काउंट जाएगा. कहने का मतलब पहली जो अब आप अगर आपने डिस्काउंट पर रीइश्यू करा है तो आपकी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. बैंक अकाउंट में हमेशा जितना अमाउंट आप रिसीव कर रहे हो उतने अमाउंट से आएगा. शेयर फोरफीचर में हमेशा डेबिट जितना भी आप डिस्काउंट दे रहे हो री इश्यू के टाइम वो आ जाएगा, और शेयर कैपिटल में जितना भी अमाउंट हमेशा कॉल्ड अप होता है वो आ जाएगा. अब ये शेयर फोरफीचर जो आप डेबिट कर रहे हो, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन भी बनता है, हाउ मच डिस्काउंट यू कैन गिव at the time of reissue of shares. What is the maximum discount you can give at the time of reissue of shares? So always remember this point, that credit amount of share forfeiture at the time of forfeiture of the shares is the maximum discount we can give at the time of reissue of shares. ये बात वापस से रिपीट कर रहा हूं. Maximum discount at the time of reissue will be credit amount of share forfeiture account. बहुत देखो, अब आप मेरी बात को समझो, है ना. एक पर्सन था, शेयर होल्डर था, जिससे हमने हमारे 100 शेयर्स फोरफीट करे. क्यों फोरफीट करे? क्योंकि वो हमें अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, अलॉटमेंट 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, सेकेंड कॉल 2 रुपीज, 7 रुपीज नहीं दे पाया. तो आपका कॉल्स इन अरियर्स हो गया 7 रुपीज, और शेयर फोरफीचर के अमाउंट में आ गया 3 रुपीज, यानी 3 रुपए तो उसने दे ही दिए थे आपको. अब अगर आप किसी और को रीइश्यू कर रहे हो तो आप उससे मिनिमम अमाउंट कितना मांगोगे? बोलोगे यार 7 रुपए दे, क्योंकि राम से ये शेयर फोरफीट जब ही हुए जब वो 7 रुपए नहीं दे पाया. अगर हम किसी और को रीइश्यू करें तो उसे 7 के लिए तो करेंगे. अगर हम उसको 6 पर ही किसी और को रीइश्यू कर रहे हैं तो हम तो राम से भी बोल सकते थे ये ऑप्शन तो, कि भैया राम आप 7 की जगह 6 ही दे देना. तो इसका मतलब हम 10 रुपीज के शेयर को मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पर दे रहे हैं? 3 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट. इसका मतलब जितना शेयर फोरफीचर पहले फोरफीचर करते टाइम क्रेडिट हुआ था उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट आप रीइश्यू पर दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे सकते हो. तो व्हाट इज अब इसमें दोनों ही क्वेश्चन हो सकते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? तो शेयर फोरफीचर क्रेडिट अमाउंट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट. और इसका अपोजिट, इसको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछूंगा मैं, तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू? तो मिनिमम अमाउंट विल बी ऑलवेज कॉल्स इन अरियर्स एट द टाइम ऑफ फोरफीचर. 7 रुपए तो मिनिमम चाहिए. आ रही है ना आपको मेरी बात समझ में? ठीक है. अब आपसे ये एक और यही वाली बात है कि अगर आपको ये सब बातें समझ में आ रही है, फोरफीचर रीइश्यू ढंग से समझ में आ रहा है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करा करो. आप कमेंट करोगे तो उससे थोड़ा सा मेरे को और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार ये लेक्चर चलो समझ में तो आ रहा है. बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द थिंग्स लाइक दिस, क्योंकि यहां पर कोई और मेरे सामने नहीं है, कैमरा मेरे सामने है.
तो अब कैमरे से देख करके कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनता है बढ़िया, आपके जब हंसते हुए चेहरे क्लास में दिखते हैं तब मेरा कॉन्सेंट्रेशन और अच्छा बनता था। ओके चलो फ्रेंड्स, तो आपको रीइश्यू जब भी आपने करा एट द डिस्काउंट तो आपकी एंट्री हमेशा होगी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दिस इज द एंट्री। बैंक अकाउंट में जितना अमाउंट रिसीव होगा, शेयर फॉरफीचर में जितना अमाउंट का आप डिस्काउंट दोगे, और टू शेयर कैपिटल में जितना अमाउंट कॉल्ड अप होगा। चलो यहां तक जब आपको बात समझ में आ गई तो आप हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम रीइश्यू करेंगे शेयर्स का, whenever we will do reissue of shares, तो रीइश्यू के बाद हमेशा always it is compulsory to pass this extra entry. This is called as transfer of share forfeiture to capital reserve. अब ये एंट्री क्या है? तो ये बहुत सिंपल सी बात है। जब आपने शेयर्स को फोरफीट करा तो आपने शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट कर दिया। अब ये जरूरी नहीं होता कि जितने शेयर्स हमने फोरफीट करे वो पूरे के पूरे रीइश्यू हो जाएं। उनमें से कुछ शेयर ही रीइश्यू हुए। जैसे हमने 100 शेयर फोरफीट करे, उसमें से 80 शेयर ही रीइश्यू हुए। तो आप क्या करने वाले हो, उन 80 शेयर्स को जब आपने रीइश्यू करा, तो जैसे मेरे एग्जांपल में 3 रुपीज का एप्लीकेशन था, 3 रुपीज का अलॉटमेंट था, 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज का फाइनल कॉल था। वो पर्सन हमें 7 रुपीज नहीं दे पाया तो उसके शेयर्स हमने फोरफीट कर लिए, उसके शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं। और सपोज करो ये रीइश्यू हम कर रहे हैं 9 रुपीज पर। 10 रुपीज का शेयर था, 9 पर रीइश्यू कर रहे हो, इसका मतलब 1 रुपीज का तो डिस्काउंट हो गया। तो वो 1 रुपीज से तो आपने इस शेयर फीचर को डेबिट कर दिया। अब आपको यह समझना है कि ये वाली एंट्री जो होगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि अब वो जो शेयर फॉरफीचर आपने एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर करा था वो आपका प्रॉफिट तो था, मगर वो प्रॉफिट को जब तक आप आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मान सकते जब तक आप रीइश्यू नहीं कर, क्योंकि रीइश्यू के टाइम डिस्काउंट भी तो हो सकता था। जब एक बार रीइश्यू हो गया तो अब वो जो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आपके पास बचा हुआ है, नाउ इट इज योर प्रॉफिट। तो अब आप इस शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। और वो कितने अमाउंट से होगा? तो उसका एक फॉर्मूला तो होता है, दैट शेयर फॉरफीचर क्रेडिट बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से माइनस कर दो शेयर फॉरफीचर डेबिट बैलेंस। ये तो फॉर्मूला हो गया, मगर मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको ऐसा सिखाना चाहता हूं। हमेशा ऐसे ही होगा, प्रॉफिट पर शेयर। प्रॉफिट पर शेयर मतलब जब फॉरफीचर करा तो पर शेयर कितना प्रॉफिट हुआ था? 3 रुपीज का, क्योंकि वो 3 रुपए पे कर चुका था, वो हम फॉरफीट कर रहे हैं उसके, तो 3 रुपीज पर शेयर तो ये आ गया। माइनस डिस्काउंट पर शेयर, रीइश्यू करते टाइम 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे दिया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हमारा प्रॉफिट पर शेयर था 3 रुपए माइनस 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 2 रुपए पर शेयर हमारे पास बच गया। मल्टीप्लाइड बाय शेयर्स रीइश्यूड, जितने शेयर रीइश्यू होंगे उतना ही अमाउंट यहां से यहां ट्रांसफर होगा, क्योंकि फ्यूचर में और शेयर्स को रीइश्यू करेंगे तो उस टाइम और शेयर फॉरफीचर डेबिट हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम वो शेयर फॉरफीचर में ही रखेंगे जब तक पूरे रीइश्यू नहीं होते। तो जितने रीइश्यू हो गए उतने अमाउंट यहां पर ट्रांसफर होगा। तो प्रॉफिट पर शेयर माइनस डिस्काउंट पर शेयर, 3 रुपीज पर शेयर माइनस 1 रुपीज पर शेयर विल गिव यू 2 रुपीज। 2 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड वाज 80, तो 2 इंटू 80 160, 160 से एंट्री हो जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला मैंने बता दिया। चलो यहां तक बात समझ में आ गई आपको? तो अब हम इसके रिगार्डिंग भी इलिस्ट्रेशंस चेक करेंगे। चलो तो लेट अस रीड दिस इलिस्ट्रेशन नंबर 12th नाउ, ठीक है। अब हम इलिस्ट्रेशन नंबर 12th को देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, वापस से क्वेश्चन में बता दिया फुल्ली कॉल्ड अप है, विच वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, ठीक है। 20% के प्रीमियम पर आपने इनको इश्यू करा था, तो 100 रुपीज का 20% कितना होगा? 100 रुपीज का 20% विल बी 20 रुपीज, ठीक है। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर एज फॉलोज,
ऑन एप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹50। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो 120 का टोटल अमाउंट होना चाहिए, तो ₹50 अलॉटमेंट, ₹50 फर्स्ट फाइनल कॉल और 20 की एप्लीकेशन, 120 दिखा दिया आपको। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर। उसने क्या पे करा? एप्लीकेशन। तो अगर उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, इसका मतलब प्रीमियम भी पे नहीं करा। अगर प्रीमियम भी पे नहीं हुआ तो इसका मतलब जब आप शेयर फोर्फीचर की एंट्री करोगे, और एंट्री विल बी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अरियर्स, टू शेयर फोरफीचर। और क्वेश्चन में बताया फुल्ली कॉल्ड अप है, तो आप जब कॉल्स इन अरियर्स लिख रहे हो उसकी जगह शेयर अलॉटमेंट और शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हो। आगे क्या बताया है? ओनली एप्लीकेशन मनी वाज शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फोरफीचर। अच्छा, सिर्फ ये तो फोरफीचर की एंट्री है, तो ये तो बहुत सिंपल है आपके लिए, वापस से आप कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब कितने रुपीज से आएगा? तो कॉल्ड अप, पूरी फुल्ली कॉल्ड अप था, तो 100 इंटू 5000 दैट इज 5 lakhs। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट ₹20 पर शेयर इंटू 5000 दैट इज 1 lakh। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जैसे मैंने आपको बताया कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हैं, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। अब यहां इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ₹50 का है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो इंक्लूडिंग प्रीमियम आ सकता है, बट जब आप शेयर फोरफीचर लिखते हो तो वो शेयर फोरफीचर में कभी भी, चाहे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, बट शेयर फोरफीचर में सिर्फ फेस वैल्यू के रिगार्डिंग जितना अमाउंट मिला है वही आएगा, कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम उसमें इंक्लूड नहीं होता। बट जब आप अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की बात करते हो तो यहां पर तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को इंक्लूड करोगे, जैसे आपने यहां पर डेबिट करा है, तो ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखते टाइम 20, इसमें से ₹30 होगा अलॉटमेंट का फेस वैल्यू के रिगार्डिंग, बट हम लिखेंगे पूरा 50, तो दैट इज 50 इंटू 5000 दैट इज 2,50,000, और फाइनल कॉल का भी 50 इंटू 5000 दैट इज 2,50,000। बट सपोज करो इसी के बाद जब आप लिख रहे हो टू शेयर फोर फीचर, तो अभी तो हमें ₹20 ही मिला एप्लीकेशन का, तो 20 इंटू 5000 विल गिव यू 1 lakh। वो तो आपने लिखे दिया टू फोर फीचर ऑफ शेयर्स। बट मैं जो बोलना चाह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कि अगर अलॉटमेंट भी अभी मिल जाता, एग्जाम्पल इसी इलिस्ट्रेशन में अलॉटमेंट भी मिल जाता आपको, तो आपके पास 20 प्लस 50 ₹70 आ जाते, 120 में से सिर्फ फर्स्ट कॉल ही नहीं आता। तो आपको पहले तो ये समझना है कि जब आप जर्नल एंट्री पास करने जाते तो आपको ये ध्यान रखना था कि अलॉटमेंट मिल गया मतलब प्रीमियम का अमाउंट भी मिल गया, मतलब आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाती? शेयर कैपिटल टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फोरफीचर। अब जब आप शेयर कैपिटल में लिखते तो अमाउंट कॉल्ड अप तो पूरा आता ₹100 से, तो 100 इंटू 5000 विल गिव यू 5 lakhs। बट टू कॉल्स इन अरियर्स या टू शेयर फाइनल कॉल में ₹50 इंटू 100, ₹50 इंटू 100 नहीं, सॉरी, ₹50 इंटू 5000 इक्विटी शेयर्स 2,50,000। और जब आप शेयर फोरफीचर लिखते हैं तो यहां पर शेयर फोरफीचर में ₹20 एप्लीकेशन होता, बट अलॉटमेंट का 50 नहीं होता, उस अलॉटमेंट में से फेस वैल्यू के रिगार्डिंग तो ₹30 ही है, तो 30 प्लस 20 विल गिव यू 50, 20 और 30 अलॉटमेंट, ये आपको मिल गया होता, वो टू शेयर फोरफीचर में आता है। तो शेयर फोरफीचर नेवर इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम, बट कॉल्स इन अरियर्स और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल व्हेनेवर यू आर क्रेडिटिंग दैट मे इंक्लूड सिक्योरिटीज प्रीमियम। चलो बात